नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपने करंट अफेयर के रिवीजन सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की भी क्लास में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर के रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था या फिर बोला था कि मैम थोड़ा सा इन डेप्थ जो है पढ़ाएं। तो देखिए मैं इन डेप्थ जो है, चूंकि मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि वन लाइनर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है चीजों को रिवीजन कराया जा रहा है, और साथ ही साथ मेरी पूरी कोशिश भी है कि इस वन लाइनर फैक्ट्स के साथ ही साथ मैं आपको उससे जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं बताते हुए चल रही हूँ। इसके लिए मैं आपसे यही कह रही हूँ कि देखिए आपको चीजें बताई जाएंगी। आप इसके लिए जो है जब भी क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के जो है बैठिए। मैं क्लास के दौरान जो पॉइंट आपको बताती हुई चल रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए और रिविजन करते हुए चलिए। इतना तो आपको करना पड़ेगा। बाकी आपको जो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। तो वहां से जाकर के जो है आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपना जो है पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और सबसे पहले आज के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देशों ने संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है। दोस्तों, तो किन देशों ने दोस्तों इस साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, साथ ही साथ भारत और ताइवान ने किया। कहाँ पे किया था दोस्तों? नई दिल्ली में किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस कार्यशाला का जो आयोजन किया गया था ये एक कार्यक्रम के तहत किया गया था। उस कार्यक्रम का देखिए आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ आपको। इन शॉर्ट में देखा जाए तो GCTF, अगर हम देखा जाए इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, लिख सकते हैं आप लोग ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन, ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के तहत जो है, ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और ये जो ट्रेनिंग फ्रेमवर्क है दोस्तों, इसको किस जो है वर्ष लॉन्च किया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और अगर हम फुल मेंबर की बात करें, इसमें जो है इस फ्रेमवर्क में जो फुल मेंबर है, ठीक है, पूर्ण रूप से जो मेंबर है वो कौन सी कंट्री है? तो एक तो आपका ताइवान है, ध्यान रखिएगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। विशेष रूप से इस साल जो है इंडिया के तहत यहाँ पे इंडिया में जो है इसका आयोजन किया गया। यूएसए है, जापान है दोस्तों, और कौन सा एक कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये जो है इसके जो है ग्लोबल फ्रेमवर्क, ठीक है, ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, जिसका आयोजन जो है 2015 से किया जा रहा है इस फ्रेमवर्क का। और इसमें जो फुल टाइम मेंबर है ताइवान, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा का जो कार्यालय का आयोजन किया गया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ताइवान ने किया, नई दिल्ली में किया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि देश ने 2 नई परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का अनावरण किया। भाई किस देश ने किया है परमाणु ऊर्जा से संचालित यानी कि चलने वाली पनडुब्बी का अनावरण? तो ये रूस ने किया है, ध्यान रखिएगा। और इन 2 पनडुब्बियों का नाम क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। क्रासोनियास्क और साथ ही साथ सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड, ठीक है, थर्ड 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थर्ड 2 जो है इन पनडुब्बियों का नाम है। तो ये जो है सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड, जो इन 2 पनडुब्बियों का नाम है। ठीक है, तो ये जो 2 परमाणु पनडुब्बी हैं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी हैं, इनका जो अनावरण किया गया है ये रूस के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 देशों के बीच एस्कीवो नदी और इसके अपतटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा हो गया है। तो किन 2 देशों के बीच में हुआ है दोस्तों? ये देखिए नदी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी दोस्तों, देखिए एस्कीवो रिवर, और ये देखिए साउथ अमेरिका के देश हैं। कौन सी ये देश है? वेनेजुएला और गुयाना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई वेनेजुएला और गुयाना के बीच में किस नदी और इसके अपतटीय क्षेत्र पर जो है सीमा विवाद का हुआ है? तो ये ध्यान रखिएगा एस्कीवो नदी है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वेनेजुएला है, ठीक है, ये देखिए दक्षिण अमेरिका का आपके सामने मैप है, और ये आपको देखने को मिल रहा है वेनेजुएला, ठीक है, और साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे गुयाना। ठीक है, ये जो है यहाँ पे गुयाना, जिसका देखिए कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन है। ठीक है, और वेनेजुएला के अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये काराकस जो है इसका कैपिटल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और इन्हीं 2 देशों के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे जो ये दोनों देश किस, अगर आपसे पूछा जाए किस महाद्वीप में, तो साउथ अमेरिका में, और गुयाना के हम लोगों ने कैपिटल क्या देखा?
चारचराउन, और आपके लिए एस, ठीक है, ये एस्कीबो जो नदी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश होगी कि जब भी मैं इंटरनेशनल न्यूज आपके सामने जो पॉइंट लेकर के आ रही हूँ उसके तहत ज्यादा से ज्यादा आपको मैपिंग कराने की कोशिश करूं, क्योंकि पीसेस में टर्मोलॉजी के साथ साथ मैपिंग, जो आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे करंट के साथ साथ आपको मैपिंग कराई जाए, ठीक है। और आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे वेनेजुएला की बात करें दोस्तों तो ये ध्यान रखिएगा किससे किससे अपनी सीमा को साझा कर रहा है, तो यहाँ पे कैरेबियन सी है, और ये आप देख सकते हैं कोलंबिया से अपनी सीमा को साझा करता है, वेनेजुएला से और गुयाना से, और यहाँ पे गुयाना देखिए वेनेजुएला ब्राजील से और सूरीनाम से जो है अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। और देखिए साउथ अमेरिका में कौन से दो देश हैं जो कि पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड हैं, तो ये बोलीविया है और साथ ही साथ ये पराग्वे है। और यहाँ पे कौन से ऐसे दो देश है, देखिए यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं उनकी सभी की सीमाएं जो है ब्राजील से लगती है, लेकिन दो ऐसे देश हैं यानी कि इक्वाडोर की बात करें और साथ ही साथ यहाँ चिली की बात करें तो इसकी सीमा जो है यहाँ पे ब्राजील से नहीं लगती है, ठीक है। चलिए अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स है वो दीपावली स्टैम्प द पावर ऑफ द वन अवार्ड 2023 के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया दोस्तों, तो ये यूएन के पूर्व महासचिव हैं जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यूएन के पूर्व महासचिव कौन है दोस्तों, बान की मून। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, यूएन के वर्तमान जो है महासचिव कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बान की मून के अलावा अन्य 3 लोगों को भी यहाँ पे जो 3 राजनयिक थे उनको जो है दीपावली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि टोटल देखा जाए 4 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अन्य लोगों की बात करें तो अन्य लोग कौन थे दोस्तों, तो मिर्सादा कोलाकिविक कौन थे दोस्तों, तो ये भी यूएन से ही संबंधित है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के दोस्तों ध्यान रखिएगा। में जो बोस्निया है दोस्तों, बोस्निया जो कंट्री और साथ ही साथ देखा जाए हर्जेगोविना, उनके ये पूर्व अस्थायी प्रतिनिधित्व थे कौन, मिर्सादा। वही किम सुक की बात करें दोस्तों तो किम सुक जो है ये यूएन में, ठीक है, जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधित्व थे। और वहीं हम बात करें दोस्तों जो तीसरे मेंबर हैं, जिनका तीसरे जो व्यक्ति जिनको ये पुरस्कार दिया गया है मिरास्लाव लाजक है, ठीक है, मिरास्लाव लाजक है। और ये कौन थे दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा ये 72वें जो है संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के अध्यक्ष थे, ठीक है। और चौथे कौन है, बान की मून जो कि यूएन के पूर्व महासचिव थे, ठीक है। तो अब आपको वर्तमान में बताना है कि यूएन के वर्तमान महासचिव कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। तो टोटल 4 लोगों को ये दीपावली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 के। और ये ध्यान रखिएगा किसे किसे किया गया है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे बाल चतुर्दशी के कारण मंदिर के आसपास मांस और शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो किस मंदिर के आसपास दोस्तों, तो ये पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, वहां पे बाल चतुर्दशी मनाया गया। और इस बाल चतुर्दशी के कारण जो मंदिर के आसपास का क्षेत्र था वहां पे जो है मांस और शराब की बिक्री को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये मंदिर कहाँ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा नेपाल में है। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों, काठमांडू है। और ये इस मंदिर की बात करें, ये मंदिर किस नदी के किनारे है, तो बागमती नदी के किनारे है, ठीक है। और काठमांडू में दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है ये भी बताइए, सार्क का हेडक्वार्टर है, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर जो है ये आपका काठमांडू में देखने को मिलेगा। नेपाल से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कि भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन किया गया ये नेपाल के लुम्बिनी में किया गया। अब आप बताइए लुम्बिनी जो है ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों जो है प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी जो है प्रसिद्धता का कारण, लोकप्रियता का कारण क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इस तरीके से लुम्बिनी से संबंधित जो भी स्टैटिक्स पोर्शन है ये आपका रेडी हो जाएगा। कुछ मेहनत आप करिए, बाकी हम लोग हैं, मेहनत आपको करनी होगी तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देश के द्वारा बाढ़ और विस्फोटक सामग्री रखने वाले एक डिपो में विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। तो किस देश के द्वारा किया गया, तो यहाँ पे देखिए बाढ़ आया और विस्फोटक सामग्री में, ठीक है, विस्फोटक सामग्री एक डिपो था जिसमें क्या था दोस्तों, विस्फोटक सामग्री रखी गई थी, उसमें जो है विस्फोट हो गया। उसके बाद वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। और ये किस देश के द्वारा किया गया, सेशल्स के द्वारा। सेशल्स दोस्तों हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है सेशल्स, जिसकी कैपिटल आपको देखने को मिल रहा होगा विक्टोरिया।
ये देखा जाए दोस्तों तो ये देखा जाए पूर्वी अफ्रीका के, ठीक है, जो देश है उनके, ठीक है, ईस्ट में ये स्थित है। आप देख सकते हैं इसके जस्ट साउथ में देखेंगे तो मेडागास्कर आपको देखने को मिलेगा, ये इंडियन ओशियन है। और यहाँ पे तंजानिया, कामरूस, ठीक है, केनिया, सोमालिया, ये सब कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो सेशल्स की राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ, ठीक है, विक्टोरिया। ये कहाँ स्थित है? तो इंडियन ओशन, जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं, वहां पे ये स्थित है। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मंत्री स्तरीय बैठक का जो आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, ठीक है, घाना की जो कैपिटल है, ठीक है, अकरा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका, यानी माफ करिएगा, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों, ये देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का आपको वेस्ट साइड देखने को मिल रहा है, ठीक है, माफ करिएगा, ठीक है, ये वेस्ट साइड हमें देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, और यहाँ पे जो वेस्ट साइड में आपको कौन सा कंट्री देखने को मिल रहा है? घाना, ठीक है। घाना की अगर बात करें तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए घाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कई कारणों से, ये भी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का जो मंत्री स्तरीय बैठक था, ये जो है घाना की कैपिटल अक्रा में आयोजित किया गया। भारत ने भी इसमें दोस्तों बैठक में भाग लिया, और भारत की तरफ से जो बैठक में भाग लिया वो कौन थे दोस्तों? तो अजय भट्ट थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अजय भट्ट ने भारत की तरफ से इस बैठक में भाग लिया। अजय भट्ट कौन है? तो ये रक्षा राज्य मंत्री हैं, ठीक है, रक्षा राज्य मंत्री हैं। और ये जो बैठक है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी हम बात करें, देखिए यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं, घाना, दोनों यहाँ पे जो घाना है इसकी जो कैपिटल है अक्रा, वो देखिए अटलांटिक ओशन में स्थित ये देश है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है, ये जो एक छोटा सा गल्फ है जो कि तीनों ओर से, ठीक है, क्या है, यहाँ पे स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है, गल्फ ऑफ गिनी है दोस्तों, गल्फ ऑफ गिनी है। और ये किस लिए कारण में था दोस्तों? तो अक्टूबर 2024, 24 अक्टूबर, जिस दिन हम यूएन जो है यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर को, उसी दिन 24 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, भारत और यूरोपियन यूनियन ने पहला जो है ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया था। कहां पे किया था? गल्फ ऑफ गिनिया में किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, गल्फ ऑफ गिनी जो है, गल्फ ऑफ गिनी किन देशों से घिरा हुआ है? तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टोगो देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे घाना देखिए किन देशों से घिरा हुआ है? टोगो से, बुर्किना फासो से और कोटा डी आजरी से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखिए नाइजीरिया है, ठीक है, कैमरून, ये सब है गल्फ ऑफ गिनी से लगे हुए। और गल्फ ऑफ गिनी में ही पहला ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज हुआ था भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच अक्टूबर 2023 में, और ये कहा हुआ था? गल्फ ऑफ गिनी। तो गल्फ ऑफ गिनी भी आपसे पूछ सकता है भाई, ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, अटलांटिक ओशन से लगा हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट भी देखिए अफ्रीका से संबंधित हमें मैप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारीय समिति का 18वां सत्र जो आयोजित किया गया, ये 4 से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया। कहां पे किया गया? तो बोत्सवाना जो गणराज्य है, कहां पे है ये? तो आपको देखने को मिल रहा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हम जब दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको बोत्सवाना, जो कि पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है, यहाँ पे जो है इसी में एक शहर है जिसका नाम है कसाने। कसाने में जो है आयोजित किया गया 18वीं सत्र का बैठक, ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा के लिए जो अंतर सरकारी बैठक थी। इस अंतर सरकारी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बैठक जो है किसके द्वारा जो है आयोजित की गई? तो यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ये बैठक आयोजित किया गया। और यहाँ पे जो है इसमें भारतीय नृत्य को, किस भारतीय नृत्य को, ठीक है, यहाँ पे भारतीय नृत्य को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में किस भारतीय नृत्य को? तो गुजरात के गरबा को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुजरात के गरबा को शामिल किया गया, ठीक है, गुजरात के गरबा को। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई कि जो हाल फिलहाल में गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया, ये निर्णय कहां पे लिया गया था? तो 18वें सत्र का जो आयोजन किया गया था, कहां पे? बोत्सवाना गणराज्य के कसाना में, वहीं पे ये निर्णय लिया गया। और ये जो है कौन सा जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो 15वां, यानी कि इसके पहले जो है 14 जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर शामिल किए जा चुके हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है जो 15 के 15 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है यूनेस्को के तहत भारत के, उनको आपको अच्छी तरह से देखना है, याद करना है वो धरोहर कहाँ पे है, किस राज्य से संबंधित है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है उनको देखना। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब मैपिंग की, यानी
की हम बात करते हैं बोत्सवाना। दोस्तों बोत्सवाना पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड ये कंट्री है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये किन किन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पे आप देखिए नामीबिया से, ठीक है, नामीबिया का ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ से नामीबिया है, और थोड़ा सा बहुत देखेंगे तो जाम्बिया से अपना ये क्षेत्र शेयर करता है। फिर यहाँ पे जिम्बाब्वे से करता है। फिर यहाँ पे बात करें साउथ अफ्रीका से। दोस्तों कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कैपिटल पूछा जाता है, करेंसी। तो अगर हम ठीक है बोत्सवाना की बात करें तो ठीक है यहाँ पे क्या इसकी कैपिटल है, तो गैरबोन जो है इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको देश देखने को मिलेगा, अफ्रीका जो है साउथ अफ्रीका, उसमें एक छोटा सा देश है दोस्तों लेसोथो, ठीक है, लेसोथो जिसकी कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेसोथो के भी बारे में पूछा है कि भाई ये कौन सा देश है जो पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका में स्थित है, तो लेसोथो जो है ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। तो बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका भी किन्हीं कारणों से चर्चा में था, आपको पता है चीता का जो पुनर्वास किया गया था, तो यहाँ से दोस्तों चीता लाया गया था, कहां से, नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से। इन चीता को कहां पे रखा गया था, तो मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में, ठीक है, कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया था, आपको पता होना चाहिए। नामीबिया से दोस्तों 8 चीते आए थे, साउथ अफ्रीका से 12 चीते आए थे, टोटल 12 चीतों को 2023 में लाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं जो लगातार चर्चा में बनी हुई थी, तो आपसे एग्जाम में इनसे संबंधित चीजें पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2023 में देश में 7.6 तीव्रता के भूकंप के पश्चात सुनामी की चेतावनी जारी की गई 22 देश में। तो यहाँ पे देखिए बहुत तीव्र भूकंप आया था फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में दोस्तों 7.6 जो है तीव्रता के साथ भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, और आपको पता है अर्थक्वेक के बाद हमेशा जनरली जो है सुनामी आती है। तो यहाँ पे सुनामी की चेतावनी जो है जारी की गई थी सुनामी की। तो आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फिलीपींस के बारे में। दोस्तों फिलीपींस की जो कैपिटल है वो क्या है, मनीला, ठीक है, और मनीला जो कि किसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, एडीबी, एडीबी का हेडक्वार्टर है। एडीबी क्या है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। मनीला का जो सबसे बड़ा दोस्तों द्वीप है, ध्यान रखिएगा, मनीला का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है, ठीक है, लुजोन। और यहाँ पे मनीला में ही एक शहर है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ यानी कि फिलीपींस का सबसे बड़ा जो द्वीप है लुजोन, और मनीला में दोस्तों एक शहर है जिसका नाम है लास बानोस, ठीक है। ये लास बानोस में दोस्तों देखा जाए जो है किसका हेडक्वार्टर है, तो इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। मनीला दिया हो तो ठीक है, नहीं तो लास बानोस दिया होगा, ठीक है। लास बानोस में जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च, ठीक है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है। और राइस इंटरनेशनल राइस रिसर्च का जो साउथ एशिया का क्षेत्रीय हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ दे भाई क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो ये वाराणसी में है, ये भी ध्यान रखेगा। तो इस तरीके से चीजों को देखते हुए चलिए। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का जो दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय मुख्यालय है वो वाराणसी में, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो सो मनीला में है। मनीला से और इन डेप्थ पूछे तो लास बानोस में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, देखिए एडीबी फिर से आ गया, तो एडीबी के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालय नामक पहल शुरू किया है, किससे शुरू किया है दोस्तों, तो ये शुरू किया है एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने शुरू किया है। तो देखिए नाम से पता चल रहा है बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालय, हिंदू कुश हिमालय। और ये ध्यान रखिएगा ये जो है किन देशों को उपलब्ध कराया जाएगा, इसके तहत देखिए एडीबी के द्वारा क्या किया जाएगा, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, तकनीकी सहायता। और ये किन देशों को जो है तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, तो नेपाल को कराया जाएगा और साथ ही साथ भूटान को कराया जाएगा, ठीक है, नेपाल और भूटान को कराया जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने 2 बार हिंदू एडीबी के बारे में पढ़ लिया, तो आइए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ते हैं। तो एशियाई विकास बैंक दोस्तों ये क्या है, क्षेत्रीय विकास बैंक है, यानी कि रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। रीजनल यानी कि एशिया के जो देश हैं उनके विकास के लिए इस बैंक को क्या किया गया, स्थापित किया गया। इसको कब स्टैब्लिश किया गया दोस्तों, तो 19 दिसंबर 1966 में। और मैंने ऑलरेडी बताया कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। और ये बेसिकली देखा जाए जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है उन क्षेत्रों से संबंधित जो देश है, जो द्वीपीय देश हैं, उनके देखा जाए तो इकोनॉमिकली और सोशल डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उनको गति देने के लिए इस जो है बैंक की स्थापना की गई। वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो 68 इसके मेंबर हैं और अभी तक जो भी इसके जो अध्यक्ष चुने जाते थे वो जनरली जापान से जुड़े रहते थे। और सबसे ज्यादा जो अगर हम देखें शेयर होल्डर जो है वो कौन सी कंट्री है, तो जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें ठीक है
दोनों मिलकर के 15.57 है और भारत का जो इसमें शेयर है ध्यान रखिएगा 6.31% है। और वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों एडीबी के, तो मासासुक अस्कावा जो है वो इसके क्या है यहाँ पे वर्तमान में अध्यक्ष है। तो एडीबी से संबंधित हम लोगों ने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी संस्थाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, उनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। अगला हमारे लिए पॉइंट है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर। 23वीं विश्व कांग्रेस का जो आयोजन किया गया ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया। देखिए कल मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जिन लोगों ने कल की करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्रांत हैं उनसे संबंधित उनकी राजधानी एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने कल की क्लास में बताया था, तो वहां जाकर के आप उसको देख लीजिए। बाकी हम बात करें जो 23वें विश्व कांग्रेस का जो आयोजन किया गया किस पर, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर, ये 23वीं बैठक थी, सिडनी में आयोजन किया गया। इसी के तहत दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा आईएसए विजन 0 2023 अवार्ड दिया गया। आईएसए क्या है दोस्तों, ठीक है, तो आईएसए की बात करें दोस्तों तो ये है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल सोशल, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो आप लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ। और इसकी जो आईएसए की स्थापना दोस्तों की गई थी ये 1927 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसी के तहत जो ये पुरस्कार दिया गया, यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो आईएसए विजन 0 2023 जो अवार्ड दिया गया है ये ध्यान रखिएगा कर्मचारी राज्य बीमा आयोग को दिया गया, जिसके बिहाफ पे किसने जो है ये कर्मचारी राज्य बीमा आयोग के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, उन्होंने इस अवार्ड को क्या किया, रिसीव किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। चलिए बच्चा अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम बात करते हैं एक वोल्केनो की जिसमें हाल ही में इरप्शन हुआ, यानी कि माउंट मैरोपी। माउंट मैरोपी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ और ये किस देश में स्थित है पूछा जा रहा है। तो माउंट मैरोपी दोस्तों ये इंडोनेशिया में, जो कि साउथ ईस्ट एशिया नेशन का ये क्या है दोस्तों, एशिया नेशन का ये कंट्री है इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल दोस्तों यहाँ पे जकार्ता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया का ये देश है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कैपिटल जकार्ता है और ये देखिए यहीं पे आपको देखने को मिलेगा जावा, ठीक है। जावा के ही आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा माउंट मेरापी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये द्वीपीय देश है, कई सारे द्वीप हैं, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंडोनेशिया के कौन से द्वीप में है, जावा में है या सुमात्रा में है। तो ध्यान रखिएगा ये जावा के पास स्थित ये माउंट मेरापी है, जिसमें क्या हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से ये चर्चा में आ गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। तो ये ध्यान रखिएगा अमेरिका की ये पॉप गायिका है और साथ ही साथ अभिनेत्री एक्ट्रेस हैं टेलर स्विफ्ट, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्हें जो है टाइम्स पर्सन, ठीक है, टाइम मैगजीन का जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सीईओ, ठीक है, सीईओ पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, सीईओ जो चुना गया है पर्सन ऑफ द ईयर ये, ठीक है, सैम ऑल्टमैन को चुना गया, ठीक है, सैम ऑल्टमैन को चुना गया है, ठीक है, जो कि कौन है, क्यों ओपन एआई के क्या है, ठीक है, सीईओ है। उसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए भाई कि यहाँ पे एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, हम लिखते जाना, ईयर ऑफ द ईयर आप ऐड करते जाना, एथलीट ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो किसे चुना गया है, लियोनेल मेसी को चुना गया है, ठीक है, लियोनेल मेसी को चुना गया है, ठीक है। वही ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो चुना गया है, ठीक है, यहाँ पे बात करेगा ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो किसे चुना गया है, तो एलेक्स नेवल को, ठीक है, एलेक्स नेवल को चुना गया है। एलेक्स नेवल दोस्तों ये यूएसए के, ठीक है, क्या है, एक्टर हैं, ठीक है, और साथ ही साथ गायक भी हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारे लिए कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची जारी की गई है ये फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया। तो दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में, ठीक है, 4 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल है। और ये 4 भारतीय महिलाएं कौन है, एक तो आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण जो कि इस मैगजीन में 32वें स्थान पे, भारत में ये क्या है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस तरह से ओवरऑल भारत में रैंकिंग जो है ये पहली है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में बात करें तो 32वें। दूसरी कौन है दोस्तों, तो रोशनी नडार है, ठीक है, यहाँ पे लिखते चलिए, ठीक है, रोशनी नाडर है,
नोर्सी राडर, जिनको देखा जाए 60वां स्थान मिला है। वहीं पे हम बात करें सोममंडल है, ठीक है, यहाँ पे सोममंडल है, इनको कौन सा स्थान मिला है, तो इनको 17वां स्थान मिला है। किरण मजूमदार, ठीक है, आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, किरण मजूमदार, देखिए ये रोशनी नडान है, ये सोममंडल है और ये किरण मजूमदार है, ठीक है। और इनको कौन सा प्लेस मिला है दोस्तों इस मैगजीन में, तो 76 प्लेस मिला है। वहीं हम बात करें इसमें जो है शीर्ष, जो अगर 2 महिलाओं की देखें टॉप लिस्ट में, अगर हम बात करें शीर्ष पहले स्थान पे कौन है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, डेर लेयन। ये कहाँ की है दोस्तों, तो ये जर्मनी की है। और ये कौन है वर्तमान में, तो ये अध्यक्ष हैं, किसकी अध्यक्ष हैं, तो यूरोपियन आयोग की, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ दूसरे स्थान पे दोस्तों किससे मिला है, तो क्रिस्टिन लेगार्ड को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टिन लेगार्ड जो कि कहाँ की है, फ्रांस की है, ठीक है। और ये यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसकी ये क्या है, अध्यक्ष है, ठीक है। और तीसरे स्थान पे ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कमला हैरिस, ठीक है, जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका की, और ये यूएसए की उपराष्ट्रपति हैं, इनको तीसरा स्थान मिला है। बाकी हम भारतीयों की बात करें तो 4 भारतीय शामिल हैं, जिसमें टॉप पे जो है ये भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, ठीक है। चलिए अगले हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। देश ने चीन के बेल्ट रोड प्रोजेक्ट से बाहर होने की घोषणा किया है, तो भाई किस देश ने किया है चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की, तो इटली ने किया है, ठीक है दोस्तों। इटली ने जो है ये चीन के, ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की। आप देख सकते हैं ये इटली का, ठीक है, ये 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है, जिसमें आप ये देखेंगे तो सिल्क रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और यहाँ पे मैरी टाइम यानी कि जो समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार का पूरा रूट है। यहाँ पे आप इटली भी देख सकते हैं, इटली भी इससे जुड़ा हुआ था, जिसने अभी हाल ही में इससे बाहर होने की घोषणा कर दी है, ठीक है। और इटली दोस्तों अगर पूछा जाए भाई इस प्रोजेक्ट में कब जुड़ा था, तो 2019 में। अच्छा, लगातार एक कॉरिडोर लगातार चर्चा में है। इस साल भारत के द्वारा G20 जो है, जो भारत ने अध्यक्षता किया, इस सम्मेलन के दौरान भारत ने इस कॉरिडोर को बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप तक का कॉरिडोर है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कॉरिडोर किन किन देशों से होकर के गुजरेगा, चूंकि अभी वर्तमान में इस कॉरिडोर में काफी समस्याएं देखने को मिल रही है, क्योंकि इजराइल के से भी होता हुआ गुजरेगा, और इजराइल और फलस्तीन यानी कि इजराइल और हमास के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये मुंबई से होता हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो है यूएई, फिर इसमें देखा जाए यूएई का कौन कौन सा बंदरगाह है, तो यहाँ पे जबेल अली है और यहाँ पे अल गुफाफेत है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ सऊदी अरब में देखिए कई सारे रियाद है, ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो ठीक है, हरद है, और यहाँ पे सऊदी अरब का अल हतीदा है। इजराइल का हैफा है, ठीक है, ग्रीस से होते हुए, ग्रीस में भी है ये, तो गिरासियस है, तो यहाँ पे रासियस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि किन किन देशों से ये जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसके बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉरिडोर है, क्योंकि भारत ने इस कॉरिडोर को बनाए जाने की घोषणा किया है। तो एक तरीके से ये वैकल्पिक रूट भी होगा स्वेज कनाल से होते हुए, जो हम यात्रा यहाँ पे व्यापार कर रहे थे। और आप देख ही रहे हैं स्वेज कनाल की स्थिति क्या है इस समय, क्योंकि यहाँ पे बावल मंदेब है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है रेड सी में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे यमन है, यमन में हुती राइबल्स के द्वारा किस तरीके से यहाँ पे व्यापारिक जहाजों पर आक्रमण किया जा रहा है, विशेष करके जो इजराइल जो व्यापार हो रहा है वहां पे उन जहाजों पर। तो एक तरीके से वैकल्पिक रूट की तरह ये काम करेगा, और इस तरीके से काफी आसान भी होगा, ठीक है, यूरोप पहुंचना कम समय में जो है। और जब कम समय होगा तो ज्यादा व्यापार लागत भी कम लगेगी, व्यापार लागत कम लगेगी, तो हमारा क्या है, मुनाफा होगा। तो ये कॉरिडोर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे अंकटाड ई वीक, ठीक है, अंकटाड ई वीक 2023 का आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया, तो 4 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर के बीच में अंकटाड ई वीक का आयोजन किया गया, ठीक है। इसकी बात करें दोस्तों, इसका जो आयोजन कहाँ किया गया ई वीक का, तो जैसा कि जिनेवा में है अंकटाड का हेडक्वार्टर, वहीं पे जो है इसका जो है आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी, इस वीक की थीम की अगर बात करें दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देना, भविष्य को आकार देना, ये इसकी थीम थी, ठीक है।
चलिए आइए इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं अंगडाट। दोस्तों अंगडाट का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें हिंदी में तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी जो स्थापना की गई थी 1964 में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल इंडिया मेंबर है। और ये जनरली किस सेक्टर के क्षेत्र में कार्य करता है? तो ये ट्रेड, व्यापार और विकास के क्षेत्र में ये कार्य करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है वार्षिक मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। तो वार्षिक मलेरिया रिपोर्ट ये जारी किया गया है दोस्तों। 2022 की रिपोर्ट 2024 में आई थी और ये रिपोर्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये WHO के द्वारा जो है जारी किया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया। इस संगठन ने ये बताई, इस जो रिपोर्ट है 2022 में जो मलेरिया में, इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए 2022 में मलेरिया के लगभग कितने मामले दर्ज किए गए थे पूरे विश्व में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 249 मिलियन जो है मलेरिया के मामले 2022 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2022 में दर्ज किए गए थे। और वहीं दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के जो 66% मामले जो जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए इंडिया जो है कंट्रीब्यूट करता 66% मलेरिया केसेस WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन इन 2020। तो यहाँ WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन 2022 में बात करें तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन मलेरिया के क्षेत्र में 66% रहा है। और 2022 में अगर पूछा जाए मलेरिया के कारण कितने लोगों की जो मौतें हुई है 2022 में, मलेरिया के कारण अगर मौतों की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो यहाँ पे 6,08,000 जो है मृत्यु हुई है। और वहां अगर हम मलेरिया की बात करें दोस्तों, मलेरिया किससे होता है? तो एक परजीवी के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परजीवी, ठीक है, कौन से परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम, ये भी ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, अच्छा, इसका वेक्टर कौन होता है? वाहक की बात करें, वाहक जो होता है मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है? तो ये मादा एनाफिलीज जो है, मादा एनाफिलीज, ध्यान रखिएगा, मादा एनाफिलीज। और अगर डेंगू आपसे पूछा जाए दोस्तों, डेंगू का कौन है? मादा, यहाँ पे जो है डेंगू का है वो एंडीज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है हर साल मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चूंकि अभी तो अप्रैल आया नहीं है तो इसलिए हम 2000, चूंकि अगर मार्च में आपका एग्जाम होना है 17 मार्च को, तो अगर विश्व मलेरिया दिवस पूछा गया तो 2023 का ही पूछा जाएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया जो डे मनाया जाता है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2023 की थीम क्या है थी दोस्तों? तो शून्य मलेरिया पहुंचाने का समय, निवेश, नवाचार, कार्यान्वयन। ठीक है, इसी थीम के तहत जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है कि भारत वंशियों को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। तो ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो बाइडेन, उनके द्वारा, ठीक है, एक भारतवंशी है जिनका नाम है देवेन पारेख, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको जो है अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, ये कितने वर्षों के लिए शामिल किए गए हैं आपसे पूछा जाए तो 3 वर्षों के लिए ये शामिल किए गए। ठीक है, तस्वीर इनकी ये है। अगला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, रैंक, यहाँ पे यूनिवर्सिटी या रैंकिंग होना था दोस्तों। ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में विश्वविद्यालय शामिल हुए। कितने विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में शामिल किया गया? तो 1397 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया। और ये कितने देशों में है दोस्तों? ये कितने देशों की यूनिवर्सिटी? तो 95 देशों में इस यूनिवर्सिटी है। भारत के कितने देश दोस्तों जो है इस यूनिवर्सिटी में शीर्ष पे रहे हैं? तो 56 जो है यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हुए हैं भारत के। अगर हम बात करें टॉप पे कौन सा रहा है दोस्तों, अगर फर्स्ट रैंकिंग देखें तो ये टोरंटो, ठीक है, टोरंटो जो है यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ की है? कनाडा की है, ये फर्स्ट पे रही है। सेकंड प्लेस की बात करें दोस्तों तो सेकंड प्लेस पे रही है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। ठीक है, कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी यूएसए की, ये सेकंड प्लेस पे रही है। भारत की बात किया जाए दोस्तों तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसको 2220 रैंक हासिल है, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी अंडर जो है 200 में नहीं रही है। भारत की यूनिवर्सिटी जो टॉप लिस्ट में जो टॉप रैंक मिली है भारत की यूनिवर्सिटी को, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिली है
220 रैंक इसने हासिल किया है। तो ओवरऑल रैंकिंग देखें तो ये 220 है और इंडिया की रैंक पे देखें तो ये टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी है। वहीं दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन सा रहा है, तो पहला स्थान जो मिला है 220वां स्थान मिला है इंडिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को। दूसरा 333 स्थान पे है दोस्तों बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, ये ध्यान रखिएगा, ये 303 स्थान पे। टोटल जो 56 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर, रिस, ठीक है, रिस का फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। रिस का मीनिंग क्या है, एक एबिलिटी, किसी की एबिलिटी जो किसी को अट्रैक्ट करती हो, ठीक है, पर्सन थ्रू, मतलब स्टाइलिश, उसके चार्म्स जो उसका ये सब देख के काफी अट्रैक्ट जो करता है वही जो है रिस। और रिस को जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम देखें तो रिस का जो शॉर्ट जो है संक्षिप्त रूप देखा जाए किसका है, तो ये करिश्मा है, ठीक है, करिश्मा। अगला है अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया, 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। और आप देखेंगे ये जो अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था 19 दिसंबर 2019 को। ये भी ध्यान रखिएगा, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, रेजोल्यूशन जो था 74/245। इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करके 2019 में जो है 2019 में जो है बैंक दिवस मनाया गया 4 दिसंबर को, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट है, भारत ने देश के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया। किस देश के साथ मिलकर के, स्वीडन। देखिए स्वीडन बहुत सारे कारणों से चर्चा में है। एक तो स्वीडन जो है ये नाटो का मेंबर भी बनने जा रहा है, अभी हमने बात भी किया था, हंगरी ने रोक लगाया। दूसरा, स्वीडन ने जो है भारत के साथ मिलकर के, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेट आईटी 2.0 का शुभारंभ किया है। अगर हम बात करें ये है क्या, ठीक है, तो यहां पे जो है दोस्तों इस रिपोर्ट में देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों जो है स्वीडन, ये लेट 2.0 का पूरा क्या नाम है, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो यहाँ पे लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप ग्रुप, ठीक है, लीडरशिप ग्रुप फॉर, ठीक है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो अगर पूछा जाए, चूंकि 2.0 है ये, तो अगर लेट आईटी 1.0 की बात करें, इसको कब शुरू किया गया था, तो 2019 में शुरू किया गया था। और ये इसका जो है कि इसका जो एक बात करें लक्ष्य हासिल करना है भारी उद्योगों में, ठीक है, अगर पूछा जाए इसका जो लक्ष्य है ये भारी, ठीक है, माफ करिएगा, भारी उद्योगों में, ठीक है, नेट जीरो, ध्यान रखिएगा, नेट जीरो का लक्ष्य जो है हासिल करने की बात की गई किस वर्ष से, 2050 तक, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, यहां पे बात करते हैं कि भारत देश से 3 वर्ष पश्चात पुनः तेल आयात शुरू करने को तैयार हुआ है। तो किस देश से जो है पुनः तेल जो है आयात करने को तैयार हुआ है, वेनेजुएला। दोस्तों देखिए वेनेजुएला फिर से यहाँ पे चर्चा में आ गया। वेनेजुएला और गुयाना के बीच में भी एक नदी विवाद भी था, और वेनेजुएला यहाँ पे साउथ अमेरिका का ये देश है वेनेजुएला, जिसकी जो है सीमा, सामुद्रिक सीमा कैरेबियन सी, कैरेबियन की से किसका भाग है, अटलांटिक का भाग है, और इसकी जो सीमा कोलंबो से, ब्राजील से और गुयाना से लगती है, और काराकस इसकी कैपिटल है वेनेजुएला, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक हम जब बात करते हैं ऑयल की, तो ऑयल से संबंधित एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ओपेक। तो ओपेक का भाग दोस्तों, ओपेक में वेनेजुएला भी भाग है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 13 देशों का, तो ठीक है, पेट्रोल एक्सपोर्ट से संबंधित एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 13 देशों का। इस जो ओपेक को बनाया गया था दोस्तों 1960 में बनाया गया था बगदाद किसकी कैपिटल है, इराक की कैपिटल है। और पहली बार जो 5 मेंबर जो है उनके थ्रू बनाया गया था। कौन कौन थे, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। ध्यान रखिएगा ओपेक का संस्थापक सदस्य है दोस्तों कौन, वेनेजुएला। और ओपेक का हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वियना, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और अगर देखा जाए ओपेक जो कंट्री पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल रिजर्व है उसका कितना % रिजर्व रखती है, तो 80%, ठीक है।
ठीक है, ध्यान रखेगा। और ये 13 मेंबर है, आपको पता होना चाहिए। वेनेजुएला भी, इक्वाडोर है, गैबोन, अंगोला, ठीक है, सऊदी अरब, कतर, ईरान, लीबिया, इराक, अल्जीरिया, नाइजीरिया, यूएई है, इंडोनेशिया। तो ये सब मेंबर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम ऑयल के एक्सपोर्ट से रिलेटेड बात कर रहे थे और यही कारण है कि मैंने इस संस्था को भी शामिल कर लिया, जिससे आपको पता चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे लिए पॉइंट है कि यहाँ पे, ठीक है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन की 46वीं जो मीटिंग आयोजित की गई, कहाँ की गई? इटली के रोम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इटली के रोम में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पे जो है इसका फुल फॉर्म देख ही रहे हैं, ठीक है, कोडेक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो कमीशन है, इस कमीशन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये कमीशन जो है ये 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये है क्या? तो ये संयुक्त राष्ट्र का खाद्य मानक निकाय है। ठीक है, ये जो है क्या है? ये तो यूनाइटेड नेशन का खाद्य मानक निकाय है। तो खाद्य मानक निकाय है क्योंकि इसकी स्थापना जो की गई थी WHO और साथ ही साथ FAO के द्वारा मिलकर के किया गया था। तो खाद्य मानक निकाय, और आपको पता है रोम में जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो खाद्य से संबंधित इसका भी, यानी कि कैक का भी अगर हम बात करें तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये रोम, इटली में ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत जो है इसका मेंबर बना है, UN जो है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन का भारत जो है इसका सदस्य बनाया गया है। द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए भारत को चुना गया। भारत जो है कब तक इसका जो मेंबर रहेगा? 2024 से लेकर के 2025 तक भारत जो है इसका मेंबर बना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। तो किस देश को चुना गया है? तो ये भारत को। देखिए यहाँ पे भारत एक तो इसका मेंबर बना है, ठीक है, किसका? कोडेक्स एलिमेंट्रियस जो कमीशन है इसका मेंबर बना है 2 वर्षों के लिए, 2023-24-25 के लिए। इसी के साथ साथ भारत को फिर से दोस्तों चुना गया है। किस चीज के लिए चुना गया है? तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर से चुना गया है। ठीक है, भारत को चुना गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डिसीजन लिया गया है दोस्तों, देखिए इसकी 33वीं बैठक आयोजित की गई थी 27 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में, जो कि IMO का मुख्यालय लंदन है, वहीं पे इसकी बैठक की गई थी। इसी बैठक के दौरान भारत को इसमें जो है पुनः जो है इसके बारे में IMO का जो है पुनः मेंबर चुना गया। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। इसका हेडक्वार्टर का अगर आपसे पूछे भाई इसको कब बनाया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए IMO की बात करें दोस्तों, तो IMO की जो स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, 1948 में IMO की स्थापना की गई थी। किस नाम से? IMCO के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। क्या भारत इसके स्थापना के समय इसका सदस्य बना था? तो नहीं। ध्यान रखिएगा, भारत जो इसका मेंबर बना दोस्तों वो 1959 में जो है 1959 में भारत इससे जुड़ता है। इसके वर्तमान सदस्यों की बात करें तो 175, ठीक है, कितने? 175 + 3 जो है एसोसिएट मेंबर है इसके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वही हम बात करें, ठीक है, इसकी जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन, ठीक है, जो कि यहाँ पे UK में जो है लंदन में इसका मुख्यालय। अच्छा, जो कि इस नाम से किया गया तो इसका नाम परिवर्तित करके IMO किस वर्ष बनाया गया? तो 1982 में इसका नाम परिवर्तित करके IMO बनाया गया। प्रारंभ में 1948 में जब ये बना था तो IMCO के नाम से बना था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि देश जो है विश्व के सबसे बड़े पोत का निर्माण कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? USA, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे बड़े पोत का निर्माण कर रहा है। इस पोत का नाम क्या है? तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप इस पोत का नाम है। अगला है अ कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दीवेयर वर्किंग एनवायरनमेंट शीर्षक जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये किसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है दोस्तों? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा अ कॉल फॉर सेफर एंड ठीक है हेल्दीवेयर वर्किंग एनवायरनमेंट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। इस शीर्षक के साथ देखा जाए, देखिए कार्य से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनमें जो कार्य से संबंधित घटनाओं के दौरान जो होने वाली मृत्यु है, उनकी मृत्यु कितनी हो गई दोस्तों 2019 से? तो ये ध्यान रखिएगा
2.93 मिलियन हो गई है। और ये 2.93 जो 2000 की तुलना में देखा जाए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2000 की तुलना में 2019 से जो है 2019 तक जो है ये किया गया, और 2000 से लेकर के 2019 तक जो इसमें कितने % की किफायती हुए यहाँ पे बढ़ोतरी हुई मौतों की, तो 12% की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है हमारे लिए वाई शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ किया गया, तो कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया वाई शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण। तो वाइस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो वाइस यानी कि वर्ल्ड, ठीक है, इनोवेशन, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समिट फॉर एजुकेशन, ठीक है, समिट फॉर एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो 11वां संस्करण आयोजित किया गया ये दोहा की राजधानी कतर में आयोजित किया गया। किस थीम पे किया गया दोस्तों, अगर आपसे थीम पूछी जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो थीम लिख लीजिए यहाँ पे, रचनात्मक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रचनात्मक प्रवाह इसकी थीम थी। और आगे क्या था, कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, इंटेलिजेंट एआई पे आधारित है, ठीक है, बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, के युग में मानव का विकास, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस दौरान जो है प्राइज भी दिया गया, ठीक है, वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया दोस्तों। किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों सफीना हुसैन को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सफीना हुसैन जो कि पहली भारतीय है, ठीक है, पहली भारतीय महिला है, ठीक है, पहली भारतीय महिला है जिन्हें किस प्राइज से सम्मानित किया गया, अगर आपसे पूछा जाए तो वाइस प्राइज से, ठीक है, वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन, ठीक है, ये जो है फुल फॉर्म है, वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से इनको क्या किया गया, ठीक है, फॉर एजुकेशन से इनको सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने वाली पहली जो है महिला सफीना हुसैन, और ये किससे, ये एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये देखिए कतर, देखिए यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा कतर जो कि पर्शियन गल्फ से लगा हुआ ये कंट्री है, और इसकी जो है सीमा पूरी तरीके से सऊदी अरब से लगती है, दोहा इसकी राजधानी है, ठीक है, और ये पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ये बहुत चर्चा में, ठीक है, देखिए गल्फ ऑफ हार्मूज है यहाँ पे जो कि ईरान को ओमान से अलग करता है, कनेक्ट करता है, गल्फ ऑफ ओमान को गल्फ ऑफ पर्शिया से, पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करता है, और यहीं पे आपको कतर देखने को मिलेगा, ठीक है, दोहा जिसकी कैपिटल है, ठीक है। अगला है, ठीक है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर, देखिए यहाँ पे ऑक्सफोर्ड की बात करेगा दोस्तों तो आप लिखेंगे रिज, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे भाई कि मरियम जो वेबस्टर डिक्शनरी उसने किसको जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ये ऑथेंटिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑथेंटिक जो कि इसको जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, दिवस भी देख लेते हैं। यूनिसेफ दिवस मनाया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, तो दोस्तों ये मनाया गया 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को जो है हर साल यूनिसेफ डे मनाया जाता है, ठीक है, कौन सा, तो यूनिसेफ डे मनाया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या, अगर पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, इसका जो स्थापना हुआ था ये 1946 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है, भारत भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मनाया गया। ये दिवस मनाया गया दोस्तों 12 दिसंबर को मनाया गया, और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे आधिकारिक तौर पे इस दिवस की जो घोषणा की गई थी वो 2017 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। इस दिवस के साल थीम क्या थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, थीम की अगर बात किया जाए तो हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, क्या है इसकी थीम, हेल्थ नहीं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस हम देख रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ 12 दिसंबर को एक दिन और मनाया जाता है, कौन सा दिन है ये, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ठीक है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है, 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और सार्वजनिक कवरेज दिवस की भी बात जो घोषित किया गया था ये भी 2017 को किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और इस बार जो इसकी थीम की बात करें 2023 की जो थीम थी दोस्तों, थीम क्या थी, तो हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, क्या थी, हेल्थ फॉर ऑल जो है ये इसकी थीम थी, ठीक है, टाइम फॉर एक्शन, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर क्या है, टाइम फॉर एक्शन, यानी कि एक्शन लेने का समय, टाइम फॉर एक्शन इसकी थीम थी, ठीक है।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस साल की इसकी थीम क्या है? जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की थीम क्या है 2023 की? अगर आपसे थीम पूछ दे, देखिए थीम बताते हुए चल रहे इंपॉर्टेंट है। थीम जो है ये पूछ दे तो सभी के लिए क्या है दोस्तों? सभी के लिए लिखते चलिए, सभी के लिए स्वतंत्रता, ठीक है, सभी के लिए स्वतंत्रता। और साथ ही साथ हम बात करें तो समानता, समानता व न्याय, ठीक है, समानता व न्याय, ये इसकी थीम थी, ठीक है, ये जो है इसकी थीम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लास्ट में हम रोज दिवस की बात करते हैं। तो विकलांगता पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया ये गुरुग्राम में किया गया, हरियाणा के शहर गुरुग्राम में किया गया। 8 से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में विकलांगता पर राष्ट्रीय सम्मेलन दिवस मनाया गया। और ये कौन सा संस्करण था? अगर आपसे पूछा जाए भाई कौन सा एडिशन था इस दिवस का, तो ये 10वां एडिशन था, ठीक है, 10वां एडिशन था। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों, ये जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन जो किया गया ये उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया, जो कि कौन है दोस्तों? ये है जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे अगला जो है जिसमें हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देखते हैं थोड़ा। आइए देखिए, आगालेका द्वीप जो है ये चर्चा में है। आगालेका द्वीप दोस्तों मॉरिशस का एक द्वीप है। मॉरिशस जो कि एक द्वीपीय कंट्री है, जो कि कहाँ स्थित है? इंडियन ओशन में स्थित है। आप देख सकते हैं ये मॉरिशस है जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है, और इसी का ये द्वीप देखने को मिल सकता है आगालेका आइलैंड। अच्छा, आगालेका आइलैंड क्यों है? क्योंकि अगर आपको पता हाल फिलहाल यानी कि 25 फरवरी के लगभग जो है 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है मॉरिशस की यात्रा पे गए थे। इसी यात्रा के दौरान इन्होंने जो है इस आगालेका द्वीप पे क्या किया? एक विकासात्मक परियोजना का उद्घाटन किया। और विकासात्मक परियोजना का जो उद्घाटन किया है इसमें जो ये किया गया भारत और मॉरिशस के बीच में किया गया। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि आगालेका द्वीप दोस्तों किस देश से संबंधित है? तो मॉरिशस से संबंधित है। यहाँ पे एक हवाई पट्टी के निर्माण की भी योजना बनाई गई, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों अभी तक यहाँ पे कोई हवाई पट्टी नहीं था। तो यहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है भारत के सहयोग से। और इससे क्या होगा? यहाँ पे जो है लगभग ये जो 1000 किलोमीटर की दूरी है ये नाव से तय किया जाता था, 1 से 2 दिन लग जाता था। अब जो है घंटों के अंदर जो है मॉरिशस के यात्री या मॉरिशस के लोग अपने इस द्वीप पर आसानी से पहुंच सकेंगे। इसी के साथ साथ अगर एक और निर्णय लिया गया, मॉरिशस जो है दोस्तों ये जन औषधि योजना को अपनाने वाला, ठीक है, पहला देश बन गया है। तो ये भारत की जन औषधि योजना है जिसको अपनाने वाला मॉरिशस जो है पहला देश बन गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कब इस योजना का शुभारंभ किया गया मॉरिशस में दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है, जब प्रधानमंत्री जी मॉरिशस की यात्रा पे थे 25 फरवरी 2024 को, उसी दौरान इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से मॉरिशस के लोगों को क्या लाभ होगा? तो इस योजना से दोस्तों वहां पे मॉरिशस के लोगों को जेनेरिक दवाएं, जिसको कि क्या होती है, सस्ती दवाएं होती हैं लेकिन गुणवत्ता में जो मूल दवाएं होती है उसी की तरह गुणवत्ता उपलब्ध कराती है, उन्हीं को जेनेरिक दवाएं कहते हैं। तो मॉरिशस के लोगों को सस्ती और साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण दवाएं जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। तो आइए इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं, जन औषधि योजना। दोस्तों जन औषधि योजना की जो शुरुआत की गई थी ये 2008 में किया गया था, जन औषधि योजना के नाम से। आगे चल करके इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया 2015 में। जन औषधि योजना को बुलाया जाने लगा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इस योजना का जो क्रियान्वयन किया जाता है दोस्तों ये भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। और ये जो है ब्यूरो किस विभाग के तहत है? तो औषधि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ये ब्यूरो जो है कार्य करता है। इस योजना के अंतर्गत देखिए क्या है, एक तो ये योजना जो गरीब जो मध्यम लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उनको सस्ती दवाएं उपलब्ध कराता है, ये फायदा है। दूसरा जो है इस योजना के तहत एक केंद्र बनाया जाता है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। और इसी केंद्रों के माध्यम से दोस्तों जो नागरिक हैं उनको जो है जेनेरिक दवाएं जो है कम मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाती है। और ये दवाएं देखिए जो ब्रांडेड दवाएं होती हैं उतनी ही प्रभावी होती हैं लेकिन सस्ती होती है, सारे गुण उसी तरीके के होते हैं ब्रांडेड दवाओं के, लेकिन जेनेरिक दवाएं जो है ये उपलब्ध। और भारत बहुत बड़ा जेनेरिक दवाओं का हब भी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये योजना चर्चा में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस योजना को अपनाने वाला मॉरिशस पहला देश बन गया, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है दोस्तों पशु कल्याण, जो यहाँ पे जो पशु कल्याण है, ठीक है, एक एनिमल वेलफेयर के लिए वनतारा का शुभारंभ किया गया। वनतारा आपको पता ही होगा, वन मतलब होता है जंगल, तारा मतलब स्टार, तो यहाँ पे फॉरेस्ट स्टार, ठीक है, जंगल फॉरेस्ट के हमारे स्टार कौन होते हैं, हमारे जीव जंतु, और इनके जो है कल्याण के लिए, पशु कल्याण के लिए वनतारा जो शुभारंभ किया गया रिलायंस के द्वारा किया गया। तो रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पशु कल्याण का समर्थन करने के लिए वनतारा यानी कि स्टार ऑफ द फॉरेस्ट कार्यक्रम शुरू किया है। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये अनंत अंबानी, जिसकी हाल ही में काफी चर्चा में थे, इनका विवाह हुआ था अभी, और इन्हीं के नेतृत्व वाली जो है ये वनतारा पहल है। और इस वनतारा पहल का उद्देश्य क्या है, भारत और साथ साथ दुनिया, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में जो घायल होंगे जो जानवर, ठीक है, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया होगा, जो लुप्त रहे होंगे जानवर, उनके बचाव के लिए, उनके इलाज, उनके देखभाल, उनका पुनर्वास करने का प्रयास किया जाएगा वनतारा पहल के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं देखा जाए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण किया गया दोस्तों अल्जीरिया में। आपकी जिम्मेदारी है अल्जीरिया खोलिए, देखिए अफ्रीका का ये देश है, उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलेगा अल्जीरिया, और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है, और अफ्रीका की, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका की सबसे बड़ी, ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। अल्जीरिया में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का, ठीक है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया। कहां किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी के कानपुर में। क्योंकि ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स है, इसका जो उद्घाटन किया गया, स्थापना की गई है, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया। और इस सुविधा का जो निर्माण किया जा रहा है दोस्तों कानपुर में, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा किया जा रहा है। इस सुविधा का जो अनावरण है, ये बालाकोट हवाई हमले की जो 5वीं वर्षगांठ जो ऑपरेशन बंदर था उसी के साथ जो है हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे लिए पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना शुरू की गई है राजनंदगांव में। राजनंदगांव दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। इस परियोजना की शुरुआत जो की गई वो भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किया है। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा बैटरी भंडारण प्रणाली चालू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, अभी हाल ही में किया गया दोस्तों, कि 1 से 3 मार्च तक जो इसका आयोजन किया गया, ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जो है इसका आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के 5वें संस्करण की। नेक्स्ट है विश्व श्रम संगठन कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बन गया दोस्तों, देखिए फिलीपींस। फिलीपींस फिर चर्चा में आ गया। अभी हम लोगों ने शुरुआत में फिलीपींस के बारे में बात किया था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला, वहां पे एडीबी का हेडक्वार्टर है। आप ये देख सकते हैं फिलीपींस, जो कि पैसिफिक ओशन में स्थित ये देश है। फिलीपींस एक द्वीपीय देश है जो कि किन देशों से घिरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इधर पैसिफिक ओशन है, साउथ चाइना सी है, ये आप देख सकते हैं। इधर आपको वियतनाम देखने को मिलेगा, इधर आपको ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा, पापुआ न्यू गिनी, और ये है फिलीपींस जिसकी कैपिटल मनीला है। आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं ये है क्या। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, कार्यस्थल पर जो हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए 110 कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला जो पहला एशियाई देश बन गया वो फिलीपींस बन गया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019, जो इसके नंबर 190 को अनुमोदित करने वाला देश, एशिया का पहला देश बना है, वो फिलीपींस बना है, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा है। यह सम्मेलन देखिए क्या करता है, तो ये कार्यस्थल पर जो हिंसा होती है, जो वर्क प्लेस पे जो हिंसा होता है, जो उत्पीड़न होता है, इसको व्यापक रूप से ये संबोधित करता है, उनको कम करने का प्रयास करता है। विश्व स्तर पर सुरक्षित और सम्मानजनक जो कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में ये कार्य करता है। क्योंकि आईएमओ की बात कर रहे हैं, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1946 में इसको बनाया गया था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। लेबर इश्यूज को ये देखती है, ठीक है। भारत भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट पॉइंट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मरियम नवाज जो कि वहां पे, ठीक है,
जो नवाज शरीफ थे उनकी पुत्री हैं मरियम नवाज, और ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां की पहली मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। इसी के साथ साथ नवाज शरीफ के जो भाई थे शहबाज शरीफ, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी है ये वरिष्ठ PMLN नेता जो है मरियम नवाज बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नवाज शरीफ, ठीक है, मरियम नवाज शरीफ जो है पंजाब की CM पद पर शपथ लेने वाली पहली महिला होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों अगर अच्छा लगा और आपको इससे जो इन वीडियो से आपके अन्य दोस्तों को भी इससे लाभ मिले तो उनको शेयर कर दीजिएगा। और बाकी सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और करंट अफेयर की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।